जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार इलेक्शन 2025, क्योंकि बिहार इलेक्शन एक सबसे बड़ा एंड सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन है, जिससे कि हमारी आई मीन सेंट्रल की गवर्नमेंट चल रही है, और साथ ही साथ बिहार हमारे देश में सबसे पिछड़ा राज्य इस टाइम पे माना जाता है। तो आप लोग एज अ यूथ, एज अ यंग एंटरप्रेन्योर्स एंड एज अ स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, मैं अपने न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आगे चल के आपको क्या क्या देख के अपने लीडर्स को चूज़ करना है, कैसे आपको अपने बिहार का भविष्य बदलना है। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा है। सो तीन सबसे मेन पार्टीज़ हैं, एनडीए अलायंस, दूसरी आरजेडी और तीसरा जन स्वराज। तो एनडीए अलायंस के बारे में बात करते हैं। एनडीए अलायंस लेड बाई पीएम नरेंद्र मोदी एंड मेन सीएम नीतीश कुमार, जो कि करंट में सीएम है, पिछले 20 सालों से यही सीएम की गद्दी पर बैठे हुए हैं। एंड दूसरे में तेजस्वी यादव, जो कि पिछली बार काफ़ी अच्छी अपने अपने दम पर, एंड तेजस्वी यादव आप आरजेडी को जानते होंगे, लालू यादव के बेटे हैं तेजस्वी यादव, और उन्हीं की ये पार्टी है। तो पिछली बारी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी थी। एंड और बात करते हैं एक नया चैलेंजर बन के जो आया है अभी के टाइम पे, हमारे जन स्वराज पार्टी, मतलब हमारे क्या मतलब जन स्वराज पार्टी लेड बाई प्रशांत किशोर, जो कि बहुत अच्छा कंटेस्ट कर रहे हैं, अब की बारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दे रहे हैं। तो एक एक करके हम तीनों पार्टीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या अच्छा हो सकता है इन फ्यूचर, कौन सा मतलब गवर्नमेंट अच्छा कर सकती है बिहार के लिए, और क्या क्या नीड्स है बिहार के गवर्नमेंट को और बिहार के यूथ्स के लिए, ताकि बिहार भी एक पिछड़े राज्यों में से एक डेवलपिंग स्टेट बन के धीरे धीरे अपने साइड के राज्यों के साथ आगे बढ़ सके। एनडीए अलायंस की मेन पार्टीज हैं बीजेपी एंड जेडीयू, एंड उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी है, हालांकि उसका नाम मेरे को एग्जैक्ट अभी नहीं याद आ रहा है, बट ये तीन पार्टीज हैं जिसमें कि बीजेपी और साथ ही साथ जेडीयू की सीट शेयरिंग हो चुकी है, जो कि दोनों साथ ही 105 सीटों पे कंटेस्ट कर रहे हैं, अपने कैंडिडेट्स को खड़ा कर रहे हैं। सो और दूसरी चीज़ बात करने वाले हैं हम आरजेडी के बारे में, जो कि लेड बाई महागठबंधन, जो कि कांग्रेस के साथ एक महागठबंधन बना रही है। और ये ये पार्टी तेजस्वी यादव यानी कि लालू यादव के बेटे की पार्टी है, और काफ़ी पुरानी पार्टी है। लालू यादव तो पहले भी बहुत पुराने सीएम एंड बहुत ही राजनीतिज्ञ माने जाते हैं बिहार राजनीति में। एंड तीसरे चीज़ पे है एक नया चैलेंजर, और नया उभरता हुआ चैलेंजर बन के आने वाला हमारा प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज, जो कि एक नए विजन के साथ बिहार इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं कौन क्या कर रहा है। ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि उन लोगों की मानसिकता क्या है, धारणा क्या है, क्योंकि एक बिहार का फ्यूचर तभी डिसाइड किया जा सकता है उसके लीडर्स के द्वारा। एंड लीडर्स की सोच क्या है, सबसे पहले उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो पहली चीज़, एनडीए अलायंस बहुत अच्छा कर रही है, ये नहीं कहूँगा कि बहुत ख़राब कर रही है। बिहार पूरा जंगल राज, एक टाइम पे बिहार जब जंगल राज में था, तब नीतीश कुमार ने बिहार को संभाला था। तो बिहार हालांकि 20 सालों में बहुत आगे पहुंच चुका है, वहाँ की गवर्नमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है एनडीए अलायंस ने। बट अब बिहार को एक नए चेहरे की ज़रूरत है, क्योंकि उन 20 सालों में जितना नीतीश कुमार ने किया है वो काफ़ी नहीं है। यह ऐसा मैं नहीं, ऐसे वहाँ की यूथ्स कह रहे हैं, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। एंड बात करें हम तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी महागठबंधन कांग्रेस के साथ आ रही है। तो ये लोग भी मतलब सही कर रहे हैं, पिछली बार अच्छा कंटेस्ट किए थे तेजस्वी यादव। बट यूथ का भरोसा इन पे कम है, क्योंकि यूथ को क्या चाहिए, एक एजुकेटेड लीडर जो कि बोल सके, और जो कि यूथ की प्रॉब्लम को समझ सके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। और लोगों का भरोसा
तेजस्वी यादव पर यूथ का भरोसा कम है, ऐसा है देखने में आ रहा है। एंड तीसरी तरफ है प्रशांत किशोर की पार्टी, जो कि यूथ को पूरा अट्रैक्ट कर लिया है। एंड नॉट माई पर्सपेक्टिव, बट हाँ ये है कि जन स्वराज बहुत अच्छा अपना मैनिफेस्टो बोल सकते हैं या फिर अपना प्रचार कह सकते हैं, आपकी बहुत अच्छा प्रचार कर रही है इस टाइम पे। वो उन लोगों का एक साफ और अच्छा सा प्लान है जो कि उसमें काम कर रहे हैं। सो अब बात करते हैं कि बिहार को दिक्कत क्या है, बिहार में प्रॉब्लम क्या है, क्यों बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में से आता है। क्या बिहार में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अब आगे जा नहीं सकता क्या, या फिर बिहार को या वहाँ के लोगों ने या फिर वहाँ के नेताओं ने बिहार को पीछे रखा है। सबसे पहली चीज़ बात करते हैं बिहार का फ्यूचर क्यों इतना डार्क हो गया। सो एक स्टीरियोटाइप बन चुका है कि बिहार और बिहारियों के बारे में जब लोग सोचते हैं तो सिर्फ यही सोचते हैं कि वो दाल भात चोखा वाले हैं, वो फिर लिट्टी चोखा वाले हैं, या फिर बिहारी मतलब बीमारी। ये लोगों का पर्सपेक्टिव बन चुका है। बट आप विश्वास मानो, बिहार अब जिस प्रगति के मार्ग पर आ चुका है वह पुराने बिहार नहीं रह चुका है। आप जब बिहार जाके देखेंगे, आप जब वहाँ के लोगों से मिलेंगे, वहाँ के लोगों से बातें करेंगे, तब आप लोगों को पता चलेगा कि अब वो बिहार वह नहीं रहा जो बिहार के बारे में लोग बाहर के राज्यों के लिए सोचते थे। तो अगर बात करें बिहार इतना पिछड़े राज्यों में क्यों आता है, क्योंकि पहली चीज़ है वहाँ पे एजुकेशन। बिहार का एजुकेशन सिस्टम एक फेलियर की तरफ देखा जा रहा है और एक फेल्ड सिस्टम की तरफ देखा जा रहा है। और दूसरी चीज़ है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। जब वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर फैक्ट्रीज नहीं है, वहाँ पर वहाँ के लोगों को काम करने के लिए एक फैक्ट्रीज और एम्प्लॉयमेंट है नहीं, तो लोग पलायन करेंगे ही, वहाँ के लोग पलायन करेंगे ही। और तीसरी चीज़ है करप्शन। बिहार के ऑफिसर्स के अंदर करप्शन कूट कूट के भर चुका है। और ये सब तभी दूर हो सकता है जब वहाँ पर एक अच्छा लीडर और एक अच्छा पॉलिटिशियन कंटेस्ट करेगा और वह एक सीएम की गद्दी को संभालेगा। और अब हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट कैसे बिहार में लाया जा सकता है, एजुकेशन पॉलिसीज़ में क्या रिफॉर्म किया जा सकता है, और कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जा सकता है। तो पहली चीज़ बात करने वाले हैं हम, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जाए। सबसे पहली चीज़, वहाँ पे बिहार में मखाना, मशरूम की खेती बहुत अच्छे तरीके से होती है, बट वहाँ के किसानों को वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा है, ऐसी मशीनरी सिस्टम्स नहीं मिल पा रहे हैं जिससे वो बाहर राज्यों में एक्सपोर्ट कर सके अपने मखाना को। हालांकि गवर्नमेंट अच्छा की है, एनडीए अलायंस ने अच्छा किया है, अभी बहुत सारे लोन्स दे रहे हैं कंपनीज को बनाने के लिए, बट उस लेवल पर अभी तक डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। और वहाँ पर फैक्ट्रीज लाना चाहिए, अलग अलग मशीनरी लाना चाहिए, ताकि वहाँ के लोग पलायन ना करने के बावजूद वहीं पर रहकर अपना काम कर सके। और दूसरी चीज़ है एजुकेशन रिफॉर्म्स। पहली चीज़ कि आप एजुकेशन पे फोकस कीजिए। वह बिहार के गांवों में, बिहार के नगरों में गवर्नमेंट स्कूल्स मतलब जीरो। वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल का कोई महत्व ही नहीं रह गया है, सब प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे भाग रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर थोड़ा भी वहाँ के बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये सबसे बड़ा रीज़न है कि वहाँ की एजुकेशन ख़राब हो चुकी है, एजुकेशन सिस्टम एकदम फेल हो चुका है। तो सबसे पहली चीज़, वहाँ के ऑफिसर्स को डीएम्स को एंड एजुकेशन टीचर के ऊपर के अधिकारियों को वहाँ पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए। एंड टीचर्स पे फोकस करना चाहिए कि टीचर्स सही टाइम पे स्कूल जाएं और अच्छे से बच्चों पर ध्यान दें। और दूसरी चीज़ है कॉलेजेस, क्योंकि बच्चा 10th 12th अपनी अच्छी कर ले रहा है, बट उसके पास एक टेक्निकल डिग्री आज के टाइम पे होना ज़रूरी है, और ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। तो अगर आपको कॉलेज या फिर आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो अच्छा सा एक आपको कॉलेज चाहिए। एंड यूथ अगर अच्छे कॉलेज में जाना भी चाहता है तो बिहार में फ़ीस हाई कितनी है कि बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है।
तो ऐसे ऐसे कॉलेजेस बनाने चाहिए, ऐसे मेडिकल कॉलेजेस, ऐसे टेक्निकल कॉलेजेस बनाना चाहिए जहाँ पे यूथ जाके कम फीस में अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। आपको एजुकेशनल लोन की फैसिलिटी को और आसान करना चाहिए ताकि बच्चे पढ़ सकें। एंड तीसरी टॉपिक है अबाउट करप्शन। करप्शन ने बिहार की अर्थव्यवस्था को ख़राब कर दिया है। आपको ऐसी सारी स्कीम्स लानी चाहिए जहाँ पे बिहार की यूथ को पता चले कि अगर हमें 10-5 दिन रुक जाए तो वह काम हमारा हो सकता है, रेदर देन हम किसी को पैसे दे के अपना काम करवाए। ये हम लोगों की अपनी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें करप्शन नहीं करने देना है, किसी को घूस नहीं देनी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। एंड चौथी चीज़ है फ्री वीज। फ्री वीज एक आज के टाइम पे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। इसके बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, बट अभी के लिए फ्री वीज एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। आपको फ्री बीज की तरफ नहीं भागना है। हालांकि अभी नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ने 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खातों में डाल दिया है, जो कि एक तरीके से देखा जा रहा है कि आपने इलेक्शन के पहले ही आपने 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खातों में देकर उनका वोट बैंक अट्रैक्ट किया है अपने तरफ। ये एक गलत बात है एंड मैं इस पे डिसएग्री करूँगा। फ्री बीज एक सबसे घटिया और सबसे ख़राब चीज़ है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट के ऊपर अपकमिंग गवर्नमेंट के ऊपर लोड आएगा। और ऐसे करके अगर एक पार्टी अगर किसी को फ्री बी बांट रही है, किसी यूथ को फ्री बी वहाँ के लोगों को फ्री बी बांट रही है, तो अगली पार्टी जो कि अपोजिशन पार्टी होगी वो भी कहेगी मैं भी फ्री बीज दूंगा। तो ये एक बुलशिट आइडिया है एंड इस पे हमें डिसएग्री करना चाहिए। गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी और किसी के भी के साथ हमें फ्री बीज की तरफ नहीं भागना चाहिए, बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कर्जे में जा रही है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है और मेरा यूथ के लिए यही मैसेज रहेगा कि आप लोगों का वोट एक वेपन है, एक ऐसा टूल है जिससे आप कुछ भी किसी भी पार्टी किसी भी लीडर के द्वारा करा सकते हैं। तो आप अपने वोट को एज अ वेपन, एज अ टूल इस्तेमाल करें। दोस्तों, फ्री वीज कुछ टाइम के लिए आपको सुकून दे सकती है, बट आपकी एजुकेशन और उस एजुकेशन के थ्रू पाई हुई जॉब आपको लाइफ टाइम के लिए सुख दे सकती है। तो आप फ्री बीज की तरफ मत भागे और ऐसे लीडर को चुनें जो कि डेवलपमेंट और एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हो। तो ये रहा मेरा एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव बिहार इलेक्शन 2025 का। एनडीए, आरजेडी और जन स्वराज सबका फ़र्ज़ है कि यूथ के बारे में बात करें और यूथ के डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, बट इनका भी फ़र्ज़ बनता है कि ये हम बिहार के फ्यूचर को देख के चले। एंड इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स, अपने फैमिली में। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि थोड़ी सी मोटिवेशन मुझे भी मिले। और अगली वीडियो मैं लाने वाला हूँ फ्री बीज के ऊपर, जो कि एक वास्ट टॉपिक है, कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे इसका एंड हो सकता है। तो इस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।